एक होती है मधुमक्खी, दूसरी होती है भिरड़, जिसे कुछ जगह भिरनी भी कहते हैं। दिखने में पीले रंग की होती है। अगर 19-20 का फर्क भूल जाए तो मधुमक्खी और उसकी जात एक ही होती है, मगर दोनों के कांटे में अंतर होता है। भिरड़ तबीयत से काट ले तो बुखार चढ़ जाता है, तो सोचिए भिरड़ का पूरा छत्ता कैसी आफत की चीज होता होगा। एक पत्थर फेंको और सारी भिरड़ टूट पड़ती है। पश्चिम बंगाल भारत का एक राज्य राजनीतिक दृष्टि से भिरड़ का एक छत्ता है। कुछ भी होता है और सब गुथ जाते हैं। और मशहूर बांग्ला कहावत जेई जाए लंका सेई होए रावण, यानी जो लंका जाता है वही रावण बन जाता है, इस कहावत को सच कर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। अगर पिछले कई दशक का बंगाल की राजनीति का इतिहास उठाकर देखें तो यहाँ राजनीति शाही के बजाय खून से लिखी जाती है। एक बार फिर से बंगाल में चुनाव है और नतीजा भाजपा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं की अब तक हत्या हो चुकी है। लेकिन इसे ठीक ऐसे समझिए कि वाम दलों के 3.5 दशक चले शासन में राजनीतिक हिंसा की खूनी वार्तें निरंतर लिखी जाती रही। ममता बनर्जी जब सत्ता पर काबिज हुई तब यह उम्मीद जगी थी बंगाल में लाल रंग का दिखना अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस भी वही खूनी वस्त्र धारण करके खड़ी हो गई जो उसने कभी वामपंथियों के शरीर से उतारे थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला सैनिक विद्रोह इसी बंगाल के कलकत्ता और बैरकपुर में हुआ था, जो मंगल पांडे की शहादत के बाद 1947 में भारत की आज़ादी का कारण बना। बंगाल में जब मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी तब सामाजिक व आर्थिक विषमताओं के विद्रोह स्वरूप नक्सलवादी आंदोलन उपजा। हजारों दोषियों के दमन के साथ कुछ निर्दोष भी मारे गए। इसके बाद कांग्रेस से सत्ता हथियाने के लिए भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वाम मोर्चा आगे आया। इस लड़ाई में भी विकट खूनी संघर्ष सामने आया और आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में वामपंथी दलों ने कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीन ली। लगातार 34 वर्ष तक बंगाल में मार्क्सवादियों का शासन रहा। तृणमूल कांग्रेस द्वारा जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1977 से 2007 के कालखंड में 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। इस किस्से को कुछ यूं भी समझ सकते हैं कि वर्ष 1977 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए वामपंथी दलों ने भी कांग्रेस की राह ही अपनाई। दरअसल लेफ्ट ने सत्ता पाने के लिए हत्या को संगठित तरीके से राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। वैसे सीपीएम काडरों ने वर्ष 1969 में ही वर्धमान जिले के सेन भाइयों की हत्या करके अपने राजनीतिक नजरिए का परिचय दे दिया था। वे हत्याएं बंगाल के राजनीतिक इतिहास में सेनबाड़ी हत्या के तौर पर दर्ज है। वर्ष 1977 से 2011 के 34 वर्षों के वामपंथी शासन के दौरान जितने नरसंहार हुए उतने शायद देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं हुए। वर्ष 1979 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु सरकार की पुलिस व सीपीएम काडरों ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के ऊपर जिस निर्ममता से गोलियां बरसाई उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। जान बचाने के लिए दर्जनों लोग समुद्र में कूद गए थे। अब तक इस बात का कोई ठोस आंकड़ा नहीं है कि उस समय मरीच झापी नरसंहार में कुल कितने लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद अप्रैल 1982 में सीपीएम काडरों ने महानगर में 17 आनंद मार्गियों को जिंदा जला दिया था। इसी तरह जुलाई 2000 में बीरभूम जिले के नानूर में पुलिस ने राजनीतिक आकाओं की शय पर जबरन अधिग्रहण का विरोध करने वाले कांग्रेस समर्थक 11 अल्पसंख्यक लोगों की हत्या कर दी थी। उसके बाद 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में अधिग्रहण का विरोध कर रहे 14 बेकसूर गांव वाले भी मारे गए। हालांकि 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को खोले जाने के बाद वामपंथियों का खेल खत्म होने की शुरुआत हो गई थी। आर्थिक उदारीकरण के विरोधी रहे वामपंथियों की नीतियों ने खासकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार का भीषण संकट बंगाल में पैदा कर दिया था। लोगों के पास करने को कुछ नहीं था। यही वो समय था जब पुराने नेता हाशिए पर चले गए और वामपंथी काडर में गुंडों और बाहुबलियों की भरमार होने लगी और खासकर ग्रामीण बंगाल में हिंसा रोजमर्रा की बात हो गई। साल 2007 से 2011 तक का समय सर्वाधिक हिंसक वर्षों में से एक था। सिंगूर में टाटा नैनो कार परियोजना और नंदीग्राम में औद्योगिकीकरण के लिए किसानों की जमीन के अधिग्रहण पर ममता ने आंदोलन करके किसान समर्थक और उद्योग विरोधी हथियार का
फार्मूला अपनाकर वामपंथियों की सरकार को झुका दिया। जिस लखटकिया कार के निर्माण का सपना संजोए टाटा ने बंगाल के सिंगूर का चयन किया था, उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहां से भागना पड़ा। और तो और नंदीग्राम परियोजना का भी वही हाल हुआ। सिंगूर और नंदीग्राम ने ममता को गांव-गांव तक पहुंचा दिया, जिसका असर 2009 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जब ममता को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया और 34 साल से चली आ रही वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका। जैसे ही वामपंथियों की सरकार का अंत हुआ, उनके पाले हुए राजनीतिक गुंडे बेरोजगार हो गए। ममता इस बात को समझ चुकी थी कि अगर बंगाल पर लंबा शासन करना है तो यहाँ विकास नहीं, राजनीतिक गुंडे अपने पक्ष में करने होंगे। हालांकि तृणमूल ने नंदीग्राम और सिंगूर में किसानों के हिंसक आंदोलन के सहारे सत्ता में कदम रखा था। सत्ता हासिल करने के बाद भी तृणमूल ने अपना पुराना रवैया जारी रखा। गुंडे अपने पक्ष में किए, जनता को डराने के लिए हिंसा का सहारा लिया और सत्ता में बने रहने के लिए जाति और पहचान की राजनीति को 4 कदम आगे बढ़ाया। पिछले पंचायत चुनाव इस बात के ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए तृणमूल ने हिंसा का इस्तेमाल किया था। अब बंगाल के लोग भी इसके आदी हो चुके हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक पिछले 6 दशकों में राज्य में लगभग 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा की बलि चढ़ चुके हैं। इस दौरान यह राज्य इस मामले में देश के शीर्ष 3 राज्यों में शुमार रहा। 70-80 के दशक की हिंदी फिल्मों की कहानियों की तरह खून का बदला खून की तर्ज पर यहाँ खूनी राजनीति का जो दौर शुरू हुआ था, उसकी जड़ें अब काफ़ी मजबूत हो चुकी है। या ये कह सकते हैं कि साउथ की मूवी की तरह यहाँ एक हीरो को ख़त्म करने के लिए 100 गुंडे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद आता है साल 2019 का लोकसभा चुनाव। बंगाल में कहावत मशहूर है, करबो लड़बो जितबो। इस कहावत को 100% सच बनाने में प्रधानमंत्री मोदी भी जुटे और ममता बनर्जी भी। वैसे तो कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ कोलकाता के रास्ते को भी नापना शुरू कर दिया। वामपंथियों के साथ लंबे संघर्ष के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता हासिल की थी, तो बीजेपी बंगाल की राजनीति में अपने पैर जमा चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की तूफानी रणनीति बंगाल की जमीन पर रंग दिखा रही है। बिहार विजय के बाद बीजेपी के रणनीतिकारों ने अब कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग ज़्यादा दूर नहीं दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। लेफ्ट और कांग्रेस को काफ़ी पीछे धकेल दिया है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ यहाँ भी है, और वो है बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता, जो राज्य की 294 सीटों में से करीब 100 पर निर्णायक भूमिका में है। 2010 के बाद से बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता है। जहां अब बीजेपी बंगाल में एनआरसी का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं चुनाव में अपना मजबूत वोट बैंक बचाकर स्थिति मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़े दांव खेले हैं। प्रदेश की 119 बांग्लादेशी शरणार्थियों की कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री बनर्जी ने सभी बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत का नागरिक बताते हुए किसी भी तरह से डरने की बात कही है। इसका नतीजा ये हो चला है कि वोटों की राजनीति ने इस राज्य को इस स्थिति में ला दिया है कि शांति दूत बेखौफ होकर पुलिस की गाड़ी के बोनट पर बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ पुलिस राम भक्तों को मंदिर से घसीटकर निकालकर पकड़ ले जाती है। अब एक बार फिर बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ टीएमसी के गुंडे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस और वाम है, और इन सब के सामने सीना ताने भगवान श्री राम है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।